स्वागत दोस्तों, स्वागत चैनल के आगे सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से कांग्रेस पार्टी के विधायक की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, आदिवासी समुदाय से आने वाले विधायक के सदस्यता रद्द करने के बाद बीजेपी के नेता को एमएलए घोषित कर दिया गया। बताएंगे कैसे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी पहुंच गया सीधा सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे कैसे। सवालों के घेरे में जज आ चुका है दोस्तों। डिटेल में एक एक करके सारी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक की सदस्यता को रद्द करके अपने नेता को विधायक बना देना साफ तौर पर यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कोर्ट वाले तंत्र पर भी कब्जा कर लिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और जज के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे दोस्तों, रामनिवास रावत, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद यानी 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद विधायक बनने के बाद 2024 में अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही धोखा दे दिया दोस्तों, और अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और 2024 में इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के इनको मंत्री बना दिया गया, वन्य मंत्री बनाया गया दोस्तों। और क्योंकि इन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, तो पार्टी तो इनको छोड़ने के साथ साथ विधायकी छोड़नी पड़ती, तो इनकी सीट पर दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं, उपचुनाव कराया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने यहां से अपने नेता मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा दोस्तों। मुकेश मल्होत्रा ने कांग्रेस पार्टी से दगाबाजी करने के साथ ही बगावत करने के साथ बीजेपी में जाने वाले रामनिवास रावत को तकरीबन 7,364 वोटों से हरा दिया। और कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा को उपचुनाव के अंदर 1 लाख से ज्यादा वोट मिला दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाई इलेक्शन में 1 लाख वोट हासिल करना, जबकि 2023 के विधानसभा में मात्र 70,000 के आसपास वोट मिला था, यानी जो विनर था उसको 70,000 के आसपास वोट मिला था। लेकिन उपचुनाव में आंकड़ा बढ़कर 1 लाख के आसपास पहुंच गया और मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो गई, जिस पर बीजेपी में गए कांग्रेस के बागी नेता और कांग्रेस से गद्दारी करने वाले रामनिवास रावत इतने ज्यादा भड़क गए दोस्तों कि उन्होंने उपचुनाव को चुनौती दे दी और मामला पहुंच गया मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में। और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के आदिवासी समुदाय से आने वाले विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को खत्म कर दिया गया है दोस्तों। मुकेश मल्होत्रा जो विधायक चुने गए थे उनको पोस्ट से हटाया गया, क्योंकि चुनावी हलफनामे में इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने एक आपराधिक मामले को छुपाने की कोशिश की, और आपराधिक मामले को छिपाने के आरोप में हाईकोर्ट ने इनकी विधायकी को रद्द कर दिया। और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि विधायकी रद्द करने के साथ ही अमूमन उपचुनाव करवाए जाते हैं, लेकिन उपचुनाव की जगह हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नेता रामनिवास रावत को अगला विधायक घोषित कर दिया दोस्तों। इसी बात को लेकर जोरदार तरीके का बवाल हो गया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट के जज के फैसले पर नाराजगी जताते हुए तुरंत अपने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट भेजा है दोस्तों, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को किसी चुने गए सदस्य को सस्पेंड किया गया है, और जो नंबर 2 पर नेता था यानी चुनाव के दौरान जो नंबर 2 पर था दोस्तों, उसको विधायक चुन लिया गया है। इससे पहले भी कई मामले सामने आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में 2010 के अंदर जब काउंसलर के चुनाव के दौरान जो विजेता बनता है, जो जीत कर आता है दोस्तों, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, यानी उसकी सदस्यता को रद्द किया जाता है। तो वहां पर सवाल यह था कि क्या कोर्ट ये फैसला ले सकता है और जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति है क्या उसको काउंसलर घोषित किया जा सकता है, जीता हुआ घोषित किया जा सकता है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था। ऐसे ही गुजरात हाईकोर्ट ने 2021 के अंदर भी विजेता की मौत के बाद जो रनर अप था उसकी मांग खारिज कर दी, यानी रनर अप जो नंबर 2 का नेता था वो कह रहा था कि उसको विधायक घोषित किया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(4) के तहत अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड किया जाता है, यानी अगर उस पर किसी भी तरीके के आरोप को छिपाने की कोशिश का मामला है, तो फिर उपचुनाव कराए जाएंगे। और ऐसे जितने भी मामले आज तक आए हैं दोस्तों, उसमें हर मामले के अंदर उपचुनाव की बात चलती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हाईकोर्ट के जज ने यह आदेश जारी कर दिया कि नंबर 2 का नेता है, यानी जो जीता नहीं चुनाव हारा है, उसको ही अगला विधायक घोषित कर दिया जाए। साफ तौर पर दोस्तों देश के अंदर नियम कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। जब हमेशा से ये बात देश के किताबों में लिखा हुआ है, खासकर कानून की किताबों में लिखा हुआ है, तो फिर जज यहाँ पर अपने हिसाब से कैसे फैसला ले रहे हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को संज्ञान लेना चाहिए और जस्टिस सूर्यकांत को इस मामले पर जांच पड़ताल करके देखना चाहिए कि आखिर हाईकोर्ट के जज ने ये जो फैसला लिया है, क्या उनको ये पता नहीं था कि ऐसे मामले में उपचुनाव के आदेश दिए जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को विधायक घोषित नहीं किया जाता, यानी हारे हुए व्यक्ति को विधायक घोषित नहीं किया जाता, या फिर कुछ और मामला है। कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला नजर आता है दोस्तों। ऐसे में जब जज के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन जज का नाम जस्टिस GS आहलूवालिया है दोस्तों। जस्टिस GS आहलूवालिया के इस विवादित फैसले को लेकर जब जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये वही जज है जिन्होंने वक्फ के मामले को लेकर सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या आप ताजमहल, लाल किला और पूरे देश की संपत्ति वक्फ बोर्ड की घोषित कर देंगे, क्या
और इस तरीके के कई इनके टिप्पणी पहले भी आ चुके हैं दोस्तों। ऐसे में घूम फिर का सवाल सबसे बड़ा यह है कि जज साहब के इस फैसले के बाद अगर आप भी मानते हैं कि जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि यह फैसला उन्होंने क्यों लिया है, क्या उनको पता नहीं था कि नियम कानून क्या कहते हैं या फिर कुछ और गंभीर मामला है, जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार की सियासत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर नई बहस शुरू हो गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने निशांत कुमार के एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर यानी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठाया है और दावा किया है कि उनके पास तो इंजीनियरिंग की कोई डिग्री ही नहीं है, यानी इंजीनियरिंग उन्होंने किया है, इस तरीके का दावा मीडिया में चल रहा था। लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास तो कोई डिग्री ही मौजूद नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में निशांत कुमार को इंजीनियर बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर शुरू की, लेकिन उन्होंने कोर्स को पूरा नहीं किया, कोर्स पूरा नहीं हुआ उनका। असित नाथ तिवारी ने कहा कि मैं दावे और जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि निशांत के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है ही नहीं। उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन जरूर लिया, लेकिन कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। जब कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और इंजीनियरिंग में इतनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई लिखाई करने के लिए और पास होने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, जब वो सब उन्होंने किया ही नहीं तो फिर किस बात के इंजीनियर हैं वो। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और ये लोग प्रचार कर रहे हैं अपने नेता के बारे में और जो प्रचार कर रहे हैं वो भी एक भ्रम निकल रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पहले नीतीश कुमार को लेकर जो बातें बोली जाती थी उसी तरीके का अब माहौल बनाने की कोशिश निशांत कुमार को लेकर की जा रही है। निशांत कुमार की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता है दोस्तों की नेतृत्व करने की इनमें क्षमता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि खोए खोए से है और आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति खोया सा क्यों होगा, इसके पीछे कई तरीके कारण है दोस्तों। और जो अफवाहें चलती रहती है यानी जो दावे नीतीश के बेटे निशांत को लेकर चलता रहता है वो तो और ज्यादा भयावह है। आप लोगों ने कौन कौन सी बातें निशांत कुमार के बारे में सुनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ये मामला काफी बड़ा है। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जोरदार तरीके का विरोध हुआ। काले झंडे से स्वागत, गो बैक ज्ञानेश कुमार के नारे लगे। हुआ ये दोस्तों की देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 दिनों के दौरे के लिए पश्चिम बंगाल गए हुए हैं, जहां पर अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे और 3 दिन के बाद जब वापस लौटेंगे तो फिर दिल्ली से चुनाव की घोषणा की जा सकती है। कितने दौर में चुनाव कराए जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में दोस्तों पश्चिम बंगाल के काली घाट के अंदर जो मंदिर है दोस्तों, प्रतिष्ठित मंदिर है, वहां दर्शन करने के लिए निर्वाचन आयुक्त जा रहे थे, ज्ञानेश कुमार जा रहे थे। उनके सामने तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने नारे लगाए, वापस जाओ, गो बैक, डेमोक्रेसी की हत्या करने वाले वापस जाओ। काले झंडे दिखाए गए और मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण में किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हर कोने पर इनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर माहौल बनता जा रहा है दोस्तों, ये विरोध लगभग हर जगह देखने को मिलता है, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की छवि कई सालों में काफी ज्यादा खराब हुई है और ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी छवि पर काम करना पड़ेगा, उनको निष्पक्ष दिखाई देना पड़ेगा और एक्शन भी ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे लोगों को लगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, कम से कम दिखना भी तो चाहिए निष्पक्ष। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। अपडेट यह है कि ईरान इजराइल जंग के कारण भारत में एलपीजी की दिक्कतें बढ़ गई है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की दिक्कतें बढ़ गई है। पुणे के 18 शमशान घाटों के अंदर गैस नहीं होने से अंतिम संस्कार को लेकर भी दिक्कतें सामने आने लगी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है दोस्तों। पश्चिम एशिया में संकट के कारण भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित होना शुरू हो गई है। इसी कारण पुणे शहर में गैस से चलने वाले कई दाह संस्कार घाट अस्थायी रूप से बर्बाद कर दिए गए। पुणे महानगर पालिका के अनुसार शहर में गैस से चलने वाले तकरीबन 18 शमशान घाट जिसकी गैस भट्टियां फिलहाल बंद कर दी गई है, यानी इससे सीधे तौर पर दोस्तों काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है और गैस से होने वाली जो जरूरत की चीजें हैं वो भी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है आम जनता पर और आम जनता के खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर शमशान घाटों के अंदर गैस का इस्तेमाल होता है, उसमें भी अब दिक्कतें आने लगी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी और अभी मौका है कि कहीं और से गैस खरीदना शुरू करे ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो बवाल चल रहा है उस बवाल का असर भारत पर कम पड़े। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने 5 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था, यानी PIL डाला था दोस्तों। और जो ये PIL डाला गया, इसमें ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि कोर्ट के जो जज थे, जज साहब भी बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। दरअसल होता यह है कि इसमें एक याचिका में कहा गया कि जो प्याज और लहसुन है उसको तामसिक या नेगेटिव एनर्जी वाला खाना बताने के लिए रिसर्च होना चाहिए, यानी रिसर्च से पता करे जाए कि आखिर ये तामसिक खाना है या फिर सात्विक खाना है। यानी दोस्तों हिंदू फिलोसफी में सात्विक और तामसिक खाना दो तरीके के खाने होते हैं, यानी भोजन होता है और तामसिक भोजन वो होता है जिससे लोगों के व्यवहार में नेगेटिविटी देखने को मिलती है, यानी गुस्सा देखने को मिलता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या देखने को मिलता है। इस तरीके की और भी कई बातें हैं। ऐसे में दोस्तों लहसुन या प्याज कोई तामसिक खाना है या फिर सात्विक खाना है, इस बारे में रिसर्च होना चाहिए। सोचिए ऐसी ऐसी बातें कोर्ट में जाकर बोली जा रही है, उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला जा रहा है दोस्तों। यानी जो PIL लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस उद्देश्य से लाया गया था कि आम जनता अपनी भलाई के मुद्दे पर जजों के सामने मुद्दा उठाएंगे और उसके बाद जज इस पर फैसला लेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस तरीके के मामले का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी दोस्तों PIL दायर किया जा रहा है। और सोचिए कैसी कैसी याचिकाएं दाखिल की जा रही है, यानी रिसर्च करवाने के लिए बोला जा रहा है कि लहसुन और प्याज तामसिक है या फिर सात्विक है। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एडवोकेट सचिन गुप्ता को फटकार लगाई। CGI ने पूछा कि आधी रात को ये सब पिटीशन ड्राफ्ट करते हो क्या? CGI और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने वकीलों के 5 PIL को अस्पष्ट, फालतू और बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। पिटिशनर ने जवाब दिया कि यह एक आम मुद्दा है और दावा करते हैं कि गुजरात में खाने में प्याज के इस्तेमाल को लेकर कथित तौर पर एक तलाक हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसी ऐसी बातें कोर्ट में पहुंच रही है, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट का इस्तेमाल कैसे टाइम वेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे वकीलों को कम से कम 2-3 साल के लिए बैन लगा देना चाहिए कि इनका पिटीशन लिया ही नहीं जाएगा, ये साफ तौर पर दोस्तों टाइम बर्बाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर हजारों केस पेंडिंग चल रहे हैं और लोगों के जीवन मरण से जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए। कई लोगों को कई सालों की सजा मिली हुई है, उन्हें लेकर सबूत उतने मजबूत नहीं है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाए, न्याय प्राप्त कर सके। इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि ये फालतू मुद्दों पर कोर्ट के अंदर जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टाइम बर्बाद करने के लिए। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मिडिल ईस्ट में जंग के बीच में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब 21 दिन से बढ़कर 25 दिन कर दिया गया है, यानी पहले 21 दिन में के बाद लोग दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब 25 दिन कर दिया गया है। यानी अगर आपका सिलेंडर पहले 21 दिन चलता था तो आप दूसरा सिलेंडर तुरंत बुक करके तुरंत मंगवा सकते थे, लेकिन अगर आपका सिलेंडर 21 दिन ही चलता है तो अब आपको 4 दिन और वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरा सिलेंडर बुकिंग कर सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि गैस को लेकर देश के अंदर किल्लत बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कहा कि अभी तक घरेलू गैस या डीजल पेट्रोल को लेकर कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर 21 से बढ़ाकर 25 दिन क्यों कर दिया गया? ये तो एक और बड़ा सवाल है जिस पर जवाब बीजेपी सरकार को देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें जो भारत का सेंसेक्स है दोस्तों वो 2346 पॉइंट पर आ गया है। निफ्टी जो है वो 23,742 पॉइंट पर आ गया है और जो 30 सेंसेक्स के स्टॉक है, सबसे बड़े स्टॉक है, वो लगातार नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी वहां पर पूरी तरीके से स्थिति खराब है। एलपीजी सिलेंडर का दाम 853 से बढ़ाकर 913 कर दिया गया और 3 हाइक हुए हैं 3 महीने के अंदर, यानी 3 महीने में 3 बार दाम बढ़ाए गए हैं। 6 से 8 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था भारत के अंदर दोस्तों वो 2 मार्च से अब तक खत्म हो चुका है। पश्चिम एशिया के अंदर लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है दोस्तों और हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर के जो राजा है उनसे गले जाकर लगते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे रहे, संसद में आकर जवाब नहीं दे रहे कि उनकी सरकार ने मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे झगड़े से बचने के लिए, यानी उस झगड़े के कारण जो भारत को नुकसान झेलना पड़ेगा, गैस पेट्रोल इन सब चीजों को लेकर, इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है। राहुल गांधी यही सवाल संसद के अंदर पूछ रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर राहुल गांधी बाहर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तब भी गोदी मीडिया वाले उनका इंटरव्यू तो ले लेते हैं लेकिन अपने चैनलों पर नहीं चलाते। तो इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का कितना खौफ है भाजपा के अंदर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को हिम्मत जुटानी चाहिए और आकर संसद भवन में आकर जवाब देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संसद बनाया तो उन्होंने यही सोचकर बनाया कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब संसद में आकर देगा, लेकिन आजकल जो सत्ताधारी दल के लोग हैं दोस्तों वो लोग सोच रहे हैं कि सदन में जाना ही ना पड़े और संसद में जाए तो कुछ भी बवाल मचाकर आ जाए ताकि असली मुद्दे से लोगों को भटका दिया जाए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का साफ तौर पर अपमान है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की खबर से कांग्रेस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से तय हो रखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में मौजूदा सरकार वोट चोरी की बदौलत बनी हुई है और बीजेपी लगातार पर्दों के पीछे से नीतीश कुमार को हटाने की साजिश रच रही थी। राजेश राम ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने अब नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार हमेशा समाजवादी विचारधारा की लड़ाई
लड़ते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर समझौता कर लिया गया है। राजेश राम ने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार अपने ही कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के आंसुओं से भी नहीं पिघल रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार अनुराग शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने इनको जिला अध्यक्ष से सीधा पार्टी का राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। दोस्तों इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, नामांकन दाखिल किया, तो चुनाव भी नहीं हुए और बिना वोट डाले इनको राज्यसभा का अगला सांसद चुन लिया गया। दोस्तों यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के सामने बीजेपी ने इस बार कोई नेता मैदान में नहीं उतारा था और राज्यसभा की यह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अनुराग शर्मा पार्टी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के अंदर करेंगे। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने युवा नेता को आगे कर रही है। दोस्तों जो हार्ड कोर कांग्रेसी है, जो कांग्रेस पार्टी में पूरा जिंदगी रहे और युवा मोर्चा से लेकर हर पद पर रहे, पार्टी के लिए काम किया, उन लोगों को पार्टी कहीं ना कहीं अब बेनिफिट पहुंचाना चाहती है। उन लोगों को बताना चाहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनकी चिंता करते हैं और इसीलिए अनुराग शर्मा को निर्विरोध कांग्रेस पार्टी का नेता राज्यसभा का सांसद चुन लिया गया है। जो साफ तौर पर एक मैसेज है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इससे पहले जो लाइन में लगे हुए थे, उनकी जगह कांग्रेस पार्टी अब नए युवा कार्यकर्ताओं की ओर देख रही है और जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा पोस्ट है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग पर सम्राट चौधरी का बयान आया। उन्होंने कहा कि एनडीए बैठक में फैसला होगा। निशांत को लेकर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं बधाई देता हूं कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपने संगठन और नेतृत्व से जुड़े फैसले खुद करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निशांत की राजनीतिक एंट्री जनता दल यूनाइटेड का निर्णय है, इसमें किसी भी तरीके की उनको कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई युवा राजनीति में आता है और जनता की सेवा करना चाहता है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। इस दौरान जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और बीजेपी वाले उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने इस पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने इस सवाल पर चुप्पी साध ली और आगे बढ़ गए। राबड़ी देवी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और बीजेपी वाले उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे बयानों पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, मैं परहेज करना चाहता हूं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी बीजेपी के नेता नैतिकता की दुहाई देकर कह रहे हैं कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी की महिला इकाई के लिए आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या काम करना है इस बारे में जानकारी दी है। दोस्तों बताया है कि महिला इकाई को कैसे तेजी से आगे बढ़ना है और पार्टी के लिए काम करना है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई की नेत्रियों को संबोधित कर रही थी। 2 दिन पहले हरदीप पुरी के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता विरोध कर रही थी। दोस्तों हरदीप पुरी का नाम जब लिस्ट में आता है यानी एफसीन लिस्ट में आता है तो उसके बाद विवाद काफी आगे बढ़ गया और अब जाकर कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई की बैठक में राहुल गांधी शामिल हुए। तो इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी इस बात को लेकर काफी सीरियस है कि हमको महिला कांग्रेस को भी स्ट्रॉन्ग करना है ताकि भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीति के खिलाफ एक जोरदार तरीके से सवाल उठाया जाए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि महिला कांग्रेस का जो असली टारगेट है अब आने वाले दिनों के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हरदीप पुरी होंगे, क्योंकि हरदीप पुरी जिस बड़े कांड में पकड़े गए हैं, हरदीप पुरी पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी नजर बनाए हुए है और हरदीप पुरी के इस्तीफे के बिना कोई समझौता नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी की तैयारियां एकदम सही दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में जो 23 लोग थे दोस्तों, उन 23 लोगों को भी अब कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, यानी एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उनसे जवाब मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि जवाब इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो आदेश आया था जिसमें इन सबको बरी कर दिया गया था, उसे लेकर अब कोर्ट नाराज हो गया है। कोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे मामले पर जो ईडी ने बोला है उस बात पर ध्यान देना चाहिए और ईडी कह रहा है कि आनंद फानन में जज साहब ने फैसला लिया है और जब जज साहब ने फैसला लिया है तो जज साहब के फैसले को चुनौती ईडी ने दी है दोस्तों, और ईडी की चुनौती के बाद अब तय किया जा रहा है कि जैसे तैसे अब इस पूरे मामले को लेकर आगे भी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई इस तरीके की होगी दोस्तों। हो सकता है कि नोटिस का जवाब अगर सही से नहीं मिलेगा तो वापस से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चालू किया जा सकता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। इसी के साथ में चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ऐलान किया है और कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम
बंगाल के अंदर अपनी राजनीति, अपनी गंदी राजनीति नहीं खेलने देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि उनका जो मन करेगा वो करेंगे। इस बार बीजेपी वालों को लग रहा है कि उन्होंने बंगाल के अंदर चुनाव जीत लिया है, लेकिन बीजेपी वालों को पता होना चाहिए कि उनके दिन फिरने जा रहे हैं और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक बार फिर से जोरदार तरीके का झटका देने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नजर आने लगी है और आने वाले दिनों के अंदर ये और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता ने एक ऐसा विवादित बयान दिया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कि अब मामला काफी आगे बढ़ गया है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री जो अमूमन विवादित बयान देते रहते हैं दोस्तों, ऐसे गिरिराज सिंह एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं, यानी राहुल गांधी ने पूरा पैंट पहना हुआ है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी कार्गो जींस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी के नेता को दिक्कत है कि आखिर राहुल गांधी क्यों इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, यानी दोस्तों छोटा पजामा इसको बता रहे हैं। सोचिए बीजेपी के नेता को इतना भी नहीं पता और ये कपड़ा मंत्री है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह को नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और मोदी का जाप जपने के कारण ही मंत्री बनाया गया है, वरना तो इनमें कोई भी ढेले भर का टैलेंट नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जाते जाते आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि गर्मी आ चुका है तो आपके लिए प्रोडक्ट है निविया मेन कूल किक। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगल बगल को ठंडा रखने के लिए और गर्मी से आपको राहत मिलेगी। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप लिंक पर क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जय हिंद जय भारत।